Hello all. I welcome you on behalf of मातृत्वम. आप सबका स्वागत करता हूं मातृत्वम के इस वेबिनार में. मैं डॉक्टर कौस्तुभ, को फाउंडर मातृत्वम. अभी बाकी लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो 2-5 मिनट हम रुक जाएंगे और 5 मिनट बाद हम वेबिनार का एक्चुअल ब्रॉडकास्ट शुरू कर देंगे आपके लिए. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये सवाल आप सबके लिए है. आपको क्या लगता है, बच्चा पेरेंट्स से जो सीखता है ना, जब तक वो बड़ा होता है बचपन से लेके, तो बच्चा पेरेंट्स से ज्यादा सीखता है या उस बच्चे की वजह से पेरेंट्स ज्यादा सीखते हैं? आपके जो भी कमेंट्स होंगे, आपको क्या लगता है, तो आप इस चैट बॉक्स में आपके जवाब लिख सकते हैं. कौन ज्यादा सीखता है, बच्चा ज्यादा सीखता है या पेरेंट्स ज्यादा सीखते हैं? आप सोचिए और जैसे जैसे आपको लगता है आप जवाब दे सकते हैं. आप इसको चैट बॉक्स में आप पुट अप कर दीजिए. पोल आपको मैंने दिया है, आप इस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. आप अभी वोट आपके स्क्रीन पे भी वोट कर सकते हैं कि पेरेंट्स ज्यादा सीखते हैं या बच्चे ज्यादा सीखते हैं. कौन ज्यादा सीखता है इस पेरेंटिंग की जर्नी में? यहाँ पे जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं 4 जून की, जैसे एक सबको लगे है कि इलेक्शन के रिजल्ट क्या होंगे, तो उसी तरह मुझे भी लग रहा था कि क्या आपका रिस्पॉन्स आएगा. तो अभी हमारे स्पीकर्स भी हमारे साथ है, तो एक फॉर्मल शुरुआत इस वेबिनार की हम करते हैं. ये आप सोचिए कि मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी की बात होती है, तो हमको हमेशा ऐसा लगता है कि बच्चे हमसे सीखते हैं. लेकिन आप अगर सोचेंगे, जो पहला बच्चा, पहला किड आपको होता है, उस बच्चे के बारे में आप सोचिए, उस पे कितना बड़ा बर्डन होता है. उस बच्चे पे ये बर्डन होता है कि दोनों पेरेंट्स जो अपनी जिंदगी इतनी फ्रीडम के साथ अपने मन के हिसाब से जीते हैं अब तक, उनके जिंदगी के 25-30 साल, और फिर ये बच्चा आने के बाद उस पर इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इतने कम टाइम में इन दोनों को पेरेंट्स बनाना पड़ता है उसको, है ना, पेरेंट्स के रोल में ढालना पड़ता है. तो ये जिम्मेदारी बच्चे की बहुत बड़ी है. अब ये जिम्मेदारी हम उस बच्चे से मदद कर सकते हैं. सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं. फिर से एक बार आप सबका स्वागत है मातृत्वम में. मातृत्वम क्या है? मातृत्वम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे है कि प्रेगनेंसी, जो लोग, कोई भी कपल जब ये सोचता है कि हमको प्रेगनेंसी की तरफ जाना है, हमको बच्चा चाहिए, उस सोच से लेके तो प्रेगनेंसी का जो पूरा जर्नी है, सो प्रेगनेंसी के पहले का जब प्रेगनेंसी का पूरा जर्नी, बच्चा होने के बाद बच्चे को बड़ा करना, ये जो पेरेंटहुड होता है, ये पूरा जर्नी, ये सब में एक कपल को, और उसमें भी उस माता को, जो चीजों का सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो सब चीजें एक साथ मिल जाए. और सिर्फ चीजें नहीं, सो प्रोडक्ट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विसेज भी है. क्योंकि मैं एक ही चीज को बहुत हाईलाइट करूंगा. आप सोचिए कि आप में से कितने लोगों ने ये सोचा है कि प्रेगनेंसी जैसा एक नेचुरल जर्नी माना जाता है, इस नेचुरल जर्नी में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल सपोर्ट का जरूरत आपको होता है. हमने हमारे समाज में देखा है कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल बात है, लेकिन आपको भी ये पता है कि ये जो जर्नी है प्रेगनेंसी का, ये कोई एंगल से नॉर्मल नहीं है. मतलब हमारे लिए नॉर्मल नहीं होता है. जो पहली बार पेरेंट होता है तो उसके लिए तो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं होता. इतने अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, इतने अनएक्सपेक्टेड सवाल, प्रॉब्लम इस जर्नी में आते हैं. अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, घर में चेंजेस होते हैं, जॉब में चेंजेस होते हैं, हमारे आपस के रिश्ते में चेंजेस होते हैं. तो ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये अगर हमको वक्त पे मिलता है, तो उस वजह से प्रेगनेंसी बहुत अच्छा, ये पूरा जर्नी हमारे लिए बहुत अच्छा, हेल्दी हो सकता है. और जो हमारे लिए अच्छा और हेल्दी होगा, वो हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा और हेल्दी होगा.
तो ये जो थॉट है ये लेके ही हमने मातृत्वम शुरू किया है। तो मातृत्वम में आपको प्रोडक्ट्स, तो एक वेबसाइट है मातृत्वम.com, प्रोडक्ट्स तो मिलते ही है, लेकिन उसी के साथ डाइट, न्यूट्रिशन, योगा, गर्भ संस्कार, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, पूरा सपोर्ट, और उसके साथ मेडिकल काउंसलिंग, सो गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ, ये सब चीजों का भी सपोर्ट काउंसलिंग के द्वारा हम देते हैं। तो ये हुआ मातृत्वम। मातृत्वम के जो फाउंडर्स है, मैं एक हूँ डॉक्टर कौस्तुभ आपके सामने। मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। पुणे में कर्वेनगर में मेरा क्लिनिक है, वी केयर पॉलीक्लिनिक। गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स यहाँ पे पुणे में मैं मेडिकल कंसल्टेंट और फैकल्टी भी हूँ। और मेरे साथ आप मिल सकते हैं प्रतिभा से। सो डॉक्टर प्रतिभा आवटी, ये एम फार्म और पीएचडी है फार्मेसी में। इन्होंने, इनका 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर में, और रिसर्च में, पेटेंट्स में काफी इंटरेस्ट ये रखती है। तो काफी इंटरनेशनल, नेशनल जर्नल्स में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, पेटेंट्स इनके नाम पे है, और रिसर्च के लिए अवार्ड्स भी उनको मिले हैं। इंटरनेशनल जर्नल्स में ये गेस्ट एडिटर भी काम करती है। तो ये है मातृत्वम का टीम। अब मातृत्वम और टीम्स ये आपने देखा है। इसके आगे मैं हमारा आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। हमारे साथ यहाँ पे स्क्रीन पर है डॉक्टर अनघा लावड़ेकर। इन्होंने एमए, बीएड, पीएचडी किया है सोशियो एजुकेशनल साइकोलॉजी में। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी है वुमेन स्टडीज में। ज्ञान प्रबोधिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पे डायरेक्टर करके ये काम करते हैं। उनका जो काम है, 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस उनको इस फील्ड में है। सो एजुकेशनल, मतलब बच्चों के लिए, स्कूल के लिए एजुकेशनल करिकुलम, कोर्सेज डिजाइन करना, रिसर्च कंडक्ट करना, सब ये इस एंगल से, साइकोलॉजिकल एंगल से सबका ट्रेनिंग लेना। इनके जो सब्जेक्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजी, पेरेंटहुड, जेंडर साइकोलॉजी, जो हमारे आज के विषय को बहुत करीब से मैच करते हैं। इनको अवार्ड भी मिले हैं, समाज गौरव पुरस्कार, नेशनल अवार्ड फॉर वुमेन इन रिसर्च। इनका जो रिसर्च का एक्सपीरियंस है ये 30 साल से ज्यादा है। 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स इन्होंने, रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया है। 25 से ज्यादा पब्लिकेशंस है, और अब अगर आर्टिकल्स की बात करें तो 150 से ज्यादा आर्टिकल्स इनके पब्लिश हो चुके हैं। सो ये एक ऑथर भी है जिनके 7 से ज्यादा किताबें छपी हुई है। तो ये सब जो एक जिंदगी भर का एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी को लेके, पेरेंटिंग को लेके, प्रेगनेंसी, ये जो एज ग्रुप है बच्चों को लेके, ये सब एक्सपीरियंस लेके डॉक्टर अनघा मैडम आज हमारे साथ है। आपका स्वागत है मैडम यहाँ पे। और इनके साथ है स्वप्निला जी। इनका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। स्वप्निला जी सेठिया, ये भी ज्ञान प्रबोधिनी में सीनियर काउंसलर करके काम करते हैं। इन्होंने भी एमए साइकोलॉजी का पढ़ाई किया है। 15 साल से ज्यादा काउंसलिंग का इनका एक्सपीरियंस है, और काफी वर्कशॉप चाइल्ड साइकोलॉजी, पेरेंटिंग, इन रिलेटेड टॉपिक्स पे ये ले चुकी है। तो इससे ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा आपका। हमारे जो काउंसलर्स है इनसे मैं विनती करता हूं कि आप अभी, हमारे जो अटेंडीज है, जो लोग हमसे आपको सुनने आए हैं, बात करने आए हैं, इनसे आप बात करेंगे। शुरू करूं स्वप्निला जी, मैं इंट्रोडक्शन। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा है मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है। थोड़ा सा तकनीकी दूरी की वजह से काफी बार ये समस्याएं आती है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है खास करके, वो अभी कोविड के बाद थोड़ा थोड़ा तंत्रज्ञान, थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी सीखना शुरू किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पीढ़ी है, जो भी आज यहाँ पे हमारे साथ है, आप सब टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप संभाल लेंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। फिर एक बार मैं कौस्तुभ जी का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ उनको, कि उन्होंने इस प्रकार का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म आप सबके लिए तैयार किया है, और एक आश्वस्त किया है आने वाले पीढ़ी का नर्चर करने वाले माँ और पिताजी को,
कि आपको जो भी डिफिकल्टी आएगी उसके लिए हम आपके साथ हैं। इस प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध होना अपने आप में एक बहुत अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि अभी हम आगे जैसे बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है और किस प्रकार से इसका बहुत अच्छा उपयोग भी किया जा सकता है। तो इसके लिए मातृत्वम योजना, मातृत्वम जो प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया है, उसका आज ये एक पहला ओरिएंटेशन है जो प्रोग्राम हम इसके जरिए आप तक पहुंचाने वाले हैं, उसका ओरिएंटेशन है। और एक खुला संवाद, एक खुली चर्चा इसमें हम करेंगे। मैं और मेरी सहकारी स्वप्निला जी, हम दोनों एक जनरल पेरेंटिंग के बारे में जो भी हमने देखा है हमारी पिछले 25-30 सालों में मानस शास्त्र के क्षेत्र में काम करते हुए, तो we will be sharing our experiences and some observations and some of course some conclusions, कुछ ऐसे निष्कर्ष भी है कि जो हमें लगता है कि जो आज की पीढ़ी के लोग पेरेंट बनना चाहते हैं उनके साथ हमें बांटने चाहिए। तो इसके हिसाब से थोड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है स्वप्निला जी से कि वो हमारी पीपीटी शेयर करे ताकि उसके आधार पर हम फिर बात कर सकेंगे। स्वप्निला जी, क्या आप पीपीटी शेयर कर सकती हैं? मैं आप सबसे ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बहुत ही पेचीदा सवाल है। कहा जाए तो पेचीदा है, कहा जाए तो बिल्कुल सीधा और सिंपल है कि आप सबने पेरेंट बनने का फैसला क्यों किया है? Why do I want to become a parent? ऐसा आपके मन में जो भी है, तो आप हाथ ऊपर करके वर्चुअली ऑफ कोर्स यहाँ पे बता सकते हैं या फिर चैट में लिख सकते हैं। क्यों लगता है आपको ऐसा कि इस अनुभव का होना जरूरी है? मेरे ख्याल से जब तक बाकी सब लोगों का थॉट प्रोसेस शुरू हो जाए इसके ऊपर, थोड़ा हम जो हमने ऑब्जर्व किया है उसके बारे में बताएंगे। तो कई सारे ऐसे इमोशनल रीजंस होते हैं। स्वप्निला जी, आप दिखा सकते हैं कि एक तरीके से एक भावनिक स्वस्थता रहती है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन रहता है कि अब आमतौर पे जैसे बोलते हैं ना कि शादी होने के बाद, कुछ महीने होने के बाद, कुछ साल होने के बाद एक लगता है कि अरे अगली स्टेप क्या होगी हमारे लाइफ में। तो अब जो एक युवावस्था थी, एक कपल रिलेशनशिप अच्छा डेवलप हुआ है, अब अगला एक्सपीरियंस जो है तो वो हमें एक समाधान देने वाला, सेटिस्फेक्शन देने वाला एक्सपीरियंस कौन सा हो सकता है? तो शायद एक छोटे बच्चे का पोषण करना, उसको जन्म देना, उसका पेरेंट बनना। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि जो पति पत्नी रहते हैं उनको अपनी जो रिलेशनशिप है तो वो अच्छी और बनाने के लिए, उसमें और मीनिंग डालने के लिए, उसको ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि हाँ, अभी ये दिस इज द राइट टाइम टू बिकम पेरेंट्स। समटाइम्स ऑल्सो हैपन्स कि बाकी लोग कहने लगते हैं कि अरे क्या है, हमें मतलब ज्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं कपल के, तो वो थोड़ा थोड़ा कहने लगते हैं कि अरे आप हमको एक नाती दे दीजिए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। यानी sometimes we want make others happy so that the family grows and there is a lot of चहल पहल। तो इसकी वजह से भी कभी-कभी लोग सोचते हैं कि चलो अब ये टाइम आ गया है। कभी-कभी कुछ सोशल प्रेशर्स भी रहते हैं। मेरे ख्याल से जो लड़कियां रहती है उनको ये ज्यादा अनुभव होता होगा सोशल प्रेशर्स का, कि पूछने लगते हैं लोग क्या है, कैसा है, कितना अब आप मतलब इसको ज्यादा प्रोलॉन्ग करने वाले हो। कभी-कभी ऐसा भी रहता है कि हाँ, वी वांट टू प्रूव आवरसेल्फ, हाँ हम पेरेंट बन सकते हैं। कभी-कभी खास करके अभी जब शादियां थोड़ी सी लेट हो जाती है, खास करके लड़कियों के लिए ये कंसर्न का टॉपिक रहता है कि हम 30s में हैं, तो अभी अगर दिस इज द राइट टाइम, नहीं तो बाद में थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो इसकी वजह से भी ये डिसीजन लिया जा सकता है। कभी-कभी थोड़ी सी हम कंपैरिजन भी करते हैं कि हाँ चलो और किसी को हमारे मतलब रिलेशनशिप में मेरे बहन को ये हो गई, बच्ची हो गई, भाई को ये हो गया या सहेली को, फ्रेंड को,
और फिर लगता है कि चलो हम भी अब दिस इज राइट टाइम, अब हम भी सोचे इसके बारे में। और कभी-कभी प्रीऑक्यूपेशंस अबाउट फैमिली प्लानिंग एपरेटस रहते हैं कि नहीं ये इसका कुछ तकलीफ हो सकती है तो नहीं करेंगे ऐसी कुछ बात। यानी ऐसे कई सारे रीजंस रहते हैं। कुछ हमारे मन में थ्रेट्स भी रहते हैं पेरेंटिंग का डिसीजन लेते समय कि अभी जैसे क्या एज है हमारी, अभी हमने अगर डिसीजन नहीं लिया तो फिर बच्चों की परवरिश करने के लिए हम सक्षम होंगे क्या। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वी ऑल्सो नीड टू सेव अवर मैरिज, मतलब बहुत कम बार ऐसा होता होगा लेकिन होता है कि कुछ अनबन होती है रिलेशनशिप में और ऐसा लगता है कि नहीं इसको अगर सुलझाना है तो लेट्स हैव अ बेबी, तो उसके जरिए हम लोग एक दूसरे के फिर से करीब आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है। कभी कभी खास करके लड़कियों को ऐसा होता है कि मैं नहीं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे अब अभी थोड़ा डिसीजन लेने में वक्त लग सकता है, लेकिन इतना प्रेशर आने लगा है कि हाउ कैन आई से नो नो बिकॉज देन एवरीबडी इज गिविंग अदर जस्टिफिकेशंस। तो इसकी वजह से भी होता है। कभी कभी कुछ रिलीजियस बिलीव्स रहते हैं। ऐसे कई सारे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं कि चलो अब पेरेंट बनना इट्स राइट टाइम। लेकिन आज ये जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इसमें थोड़ा सा इसके बारे में भी हम सोचने वाले हैं कि क्या इस प्रकार के जो रीजंस है जो हमने अभी बताया, इमोशनल रीजंस है, सोशल प्रेशर के रीजंस है, या फिर कई बार थोड़ा जो कंसर्न या थ्रेट रहता है मन में, ऐसे रीजंस है, तो क्या ये सही रीजन है पेरेंट बनने का डिसीजन लेने के लिए, या कोई और ज्यादा मेरे ख्याल से रैशनल रिलायबल रीजन क्या हो सकता है, क्यों हम चाहते हैं, क्यों हमारे मन में ये इच्छा पनपती है। तो मेरे ख्याल से एक छोटी सी क्लिप है जो हम देखेंगे अभी, और उसके बाद में उसके बारे में आपके व्यूज जानेंगे। मैं फिर से आप सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबको इसमें सहभाग लेना है। आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए। यस प्लीज स्वप्निला जी, प्लीज शेयर द क्लिप। उसका जो ऑडियो है वो भी सबको सुनाई दे रहा है नहीं, हम थोड़ा वेरीफाई करेंगे। तो मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताती हूँ कि आमतौर पे जो फैमिली में दिखता है, जैसे माँ है, बच्चे है, पिताजी है, और माँ जो है हमेशा की तरह काफी उलझी हुई है काम में। सब हर व्यक्ति फैमिली का डिमांड कर रहा है कुछ ना कुछ उससे। तो कई बार ऐसा होता है कि घर की जो बड़ी लड़की होती है उसको काफी सारा जिम्मा उठाना पड़ता है अगर माँ घर पे नहीं है। जब तक कि माँ घर पे है वो बड़ी लड़की भी छोटी होती है, क्योंकि वो अपने माँ के कंधों पर सर रख के बिल्कुल एकदम केयर फ्री हो जाती है। मतलब आमतौर पे वो भी एंजॉय करती है माँ का घर में होना। लेकिन जब माँ को बाहर जाना पड़ता है या फिर माँ ऐसा डिसीजन लेती है कि चलो ये बहुत हो गया, अब सब लोग मुझसे बहुत सारा डिमांड कर रहे हो, लेकिन मैं तो अभी 1-2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, आप संभालो घर को। तो ये थोड़ी स्टोरी इस क्लिप में बताई गई है। और आपके ऑब्जर्वेशंस, अगर हम क्लिप देख सकते हैं तो आपके ऑब्जर्वेशंस हमें चाहिए कि किस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं सब बच्चे घर में। ठीक है, तो फिर इस क्लिप की थोड़ी स्टोरी आपको बता देती हूँ कि ये जो लड़की है इस क्लिप में, जो 12-13 साल की है, हाई स्कूल की होगी, और उसके 2 छोटे सिबलिंग्स हैं, एक भाई है, एक बहन है, और सब तीनों लोग मिलके माँ के साथ, मतलब जब अपना अपना हट करते हैं और अपनी डिमांड्स रखते हैं, तो माँ को एक दिन ऐसा हो जाता है कि चलो अब बस हो गया, अब मैं तो बाहर जा रही हूँ, आप संभालो। और जो पिताजी है तो उनको भी आदत नहीं है इतना सब संभालने की, लेकिन उनको भी थोड़ा शेयर फिर लेना पड़ता है उसमें से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो बच्ची है 13-14 साल की, तो इसके ऊपर एकदम से वो जिम्मा आ जाता है, और फिर वो अपने दोनों सिबलिंग्स को जब संभालती है तो उनसे पढ़ाई करवानी पड़ती है, उनको खाना खिलवाना पड़ता है, उनको टीवी के सामने से दूर हटाना पड़ता है। तो एक पॉइंट पे जो उसका छोटा भाई है वो उसको बोलता है, अरे तुम तो बिल्कुल माँ बन गई। और फिर उसको रियलाइज हो जाता है कि अरे ये तो सब माँ जो करती है वही मैं जब उसका रोल करने लगी हूँ ऑटोमेटिकली, तो वो मेरे में भी अभी आ गया है।
तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमने अभी पहला जो पॉइंट देखा कि क्यों हमको पेरेंट बनने की एक उम्मीद रहती है, मन में एक अट्रैक्शन रहता है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो मेरे ख्याल से ये जो बाकी रीजंस हमने बताया कि सोशल प्रेशर्स हो या एक्सपेक्टेशन हो या फिर कंपैरिजन हो या फिर थ्रेट हो या लोगों का पीछे पड़ना हो, तो ये सब जो रीजंस है ये अपने आप में एक जगह हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमको या अपने आप को नहीं लगता है कि अरे मुझे माँ बनना है, मुझे पिताजी बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ फादर, आई वॉन्ट टू बिकम अ मदर, ये जब तक कि अंदर से नहीं आता तब तक शायद माँ या पिताजी का रोल निभाना बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि हमारी अपनी तैयारी नहीं हुई होती है तब तक। तो ये जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जिसे हम बोलते हैं इस प्रकार से है, एक जेनेटिक इंस्टिंक्ट है। और हम सबको मालूम है कि जैसे हम एक स्पेसीज है, वी आर नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स, वी आर ऑल्सो स्पेसीज इन द सेंस कि ह्यूमन बीइंग्स अदर एनिमल्स के जैसे ही है। तो जैसे अदर एनिमल्स में भी रहता है कि नेचुरल इंट्यूशन है हमारा कि हमें अपनी एक जो रेस है उसको आगे चलाना है, जेनेटिक रीजंस है उसके पीछे, एक वंश सातत्य जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, ऐसी एक भावना हर व्यक्ति के मन में, ज्यादा मतलब आमतौर पे हर व्यक्ति के मन में होती है। कुछ मेरे ख्याल से एक्सेप्शंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सम अदर जेनेटिक रीजंस या सोशल रीजंस, लेकिन जब हमको सच में ऐसा लगता है कि हाँ हमारा जो एक सहजीवन है, जो पति पत्नी का एक सहजीवन रहता है, तो उसमें अभी एक और फ्लेवर आना चाहिए, और वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से, नेचुरल इंट्यूशन जो हमारा है उसकी वजह से आना चाहिए, ना कि कोई हमें प्रेशराइज कर रहा है, ना कि कोई हमें कंपैरिजन मन में आ रही है इसके लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये अगर हम सोचते हैं कि जो भी ये जेनेटिक रीजन है वो सच रीजन है और उसको चलते ही हमको ये डिसीजन लेना है, तो फिर मेरे ख्याल से हमारी जो तैयारी है जिसको हम आज के इस सेशन में थोड़ा और आगे जाके उजागर करेंगे, तो वो तैयारी जो है वो बिल्कुल हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि जब हम ये डिसीजन लेते हैं, जब हमारे माता और पिताजी ने डिसीजन लिया था या हमारे दादा दादी ने डिसीजन लिया था, शायद मैंने जैसे अभी बताया कि उनको डिसीजन लेना पड़ता है या डिसीजन लेना है ऐसी बात भी नहीं होगी, क्योंकि एक अलग माहौल था, एक अलग सोसाइटी नॉर्म्स थी। आज थोड़ा सा है कि डिसीजन हमें हमारे हाथ में है ऐसा लगता है। एक इंटरेस्टिंग जो चीज है कि 40-50 साल पहले जब फैमिली प्लानिंग, इवन उससे भी शायद पहले 60-70 साल पहले फैमिली प्लानिंग की जो कंसेप्ट थी वो जब नई नई थी, तो कितने लोगों ने उसको रेजिस्ट भी किया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल एकदम नेचुरल चीज है और ऐसे ही होनी चाहिए। लेकिन थैंक टू ऑल the researchers and the policy makers and the advocacy people of family planning कि उन्होंने ये एक डिसीजन लेने का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में दिया है। इट इज ओनली विद द ह्यूमन रेस दैट ह्यूमन रेस कैन से कि हमें अभी माता पिता नहीं बनना है और हमें अभी माता पिता बनना है। लेकिन जब ये निर्णय हम लेते हैं तो इस पीढ़ी में, यानी अभी जो ये जनरेशन है आपकी 2-3-4 पीढ़ी पहले से, उसको कई चैलेंजेस भी है। जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि जो 60-70 साल पहले की जनरेशन थी या फिर हमारी जनरेशन है जो भी 50s में, लेट 50s में है या अर्ली 50s में है, तो हमने जो चेंजेस देखे हैं अपने जिंदगी में वो थोड़े स्लो थे। यानी हमारी पीढ़ी और हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था वैल्यू सिस्टम का या फिर स्टाइल का, सोचने का। लेकिन हमारी अगली वाली पीढ़ी यानी आप सबकी पीढ़ी और आपके होने वाले बच्चे, इनमें जो एक अंतर पड़ने वाला है तो ये बहुत ज्यादा है और कई चैलेंजेस उसके है जिसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से
स्वप्निला जी, आप अगर इन चैलेंजेस के बारे में हम सबको बताएं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप हमारे भी मतलब मुझसे भी अगले वाली पीढ़ी की है, तो आपने ये जी चैलेंजेस खुद एक्सपीरियंस किए हैं। मेरे ख्याल से जी यू आर द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस चैलेंजेस। प्लीज गो राइट। अहेड। थैंक यू सो मच अनघा ताई। डियर पेरेंट्स, मुझे काफी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, और काउंसलिंग का मतलब तो आप लोग सब जानते हैं कि ज्यादातर समस्याओं को लेकर ही सब आते हैं काउंसलर के पास। तो मेरी जो स्पेशलिटी है वो है कि 4 साल से लेके 18 साल के बच्चों का काउंसलिंग मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। और उसी के साथ ऑब्वियसली जो आते हैं वो पेरेंट्स भी आते हैं, और हर एक उम्र के, हर एक क्या बोले आप, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स लेके, या फिर उनको प्रॉब्लम ना हो इसलिए डिस्कशन और गाइडेंस लेने के लिए यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास। तो कुछ सालों में मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि आजकल की जो जनरेशन है, पिछले 10 या 15 साल में जो अभी जनरेशन पेरेंट बनने वाली या बन गई है, उन्हें पेरेंटिंग के बारे में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो शायद पहले की जनरेशन्स में नहीं आते थे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2-3 केसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अलग अलग तरह के केसेस हैं पूरे। तो पहली केस में ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक डॉक्टर दंपति आए थे, हस्बैंड एंड वाइफ। वाइफ ने टाइमिंग लिया था काउंसलिंग के लिए, और जब वो आए तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर मिसेस चाहती थी कि वो माँ बनना चाहती है, और जो डॉक्टर थे हस्बैंड, उन्हें बहुत सारा कंफ्यूजन था, उन्हें बहुत डर था। तो जब हमने डिस्कशन किया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखिए मैडम, मैंने ना पहले पहले से मतलब छोटेपन से ही बच्चों को कितना खास पसंद नहीं किया है। मैं बच्चों से बहुत दूर ही रहता हूँ। मुझे बच्चों का शोर पसंद नहीं है, मुझे उनकी भागा-दौड़ी पसंद नहीं है। मुझे वो जो करते हमेशा कूटते-भनते रहते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कभी भी किसी भी बच्चे को खिलाया नहीं, हँसाया नहीं, उनको कभी सहलाया नहीं। तो क्या मुझे बाप बनना चाहिए? या फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरा बच्चा आ जाएगा और अगर वो भी चिल्लम-चिल्ली करेगा, रोएगा, या फिर उसको भी खाना खिलाना पड़ेगा, ये करना पड़े, तो क्या मैं अपने बच्चे से नफ़रत नहीं करूँगा? तो जब उन्होंने यह सवाल उठाया तो मेरे पिछले 10-15 सालों में किसी भी फादर ने मुझसे ये सवाल नहीं किया था कि क्या मैं अपने बच्चों से नफ़रत करूँगा? तो उनकी काउंसलिंग करने के लिए मैंने काफ़ी सारी मतलब बहुत सारी पढ़ाई भी मैंने की, बहुत अपने बारे में अपने इसमें सोचा भी, बहुत अच्छे से काउंसलिंग हो गई उनकी, अब उनका 1 साल का बच्चा है। लेकिन उनके एग्ज़ाम्पल से मुझे ये पता चला कि नहीं, आजकल के जो जनरेशन के हस्बैंड-वाइफ हैं, वो माँ-बाप बनने के बारे में कुछ अलग भी सोचते हैं, जो पहले के ज़माने में शायद नहीं सोचते थे। एक और केस मैं बताना चाहती हूँ कि वो बहुत अलग है पहले केस से। मेरे पास एक बहुत ही अलग वजह से एक हस्बैंड-वाइफ आए थे, रादर वो हस्बैंड आए थे। उनका कहना ये था कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखती है, और अभी बच्चा छोटा है तो मैं ही सारी ज़िम्मेदारी उसकी निभा रहा हूँ, और मेरी वाइफ को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो जब मैंने उनके साथ बात की मैडम के साथ, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 10 साल वेट किया था बच्चे का, और 10 साल का मतलब शायद से वो उस वक़्त बच्चा होने के टाइम पे 36-37 के आस-पास होंगी। और उतने 10 सालों में उनका अपना करियर भी बहुत अच्छे से चल रहा था, और एक बाजू में वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे। बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, बहुत अच्छा करियर भी चल रहा था। और उसके बीच में अचानक से बच्चा आने के बाद जो पहले 6-7 महीने उनको, या फिर पहले 9 महीने और उसके बाद के 6-7 महीने उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा, बिकॉज़ इट वाज़ अ डिफिकल्ट
डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी। तो ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। और जब उन्हें वो सब एक्सपीरियंस करना पड़ा तो वो बहुत ही फेड अप हो गई और उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन जैसे महसूस होने लगा कि बच्चा मेरी जिंदगी में आने के बाद ही ये सब हुआ है। और कुछ हद तक उन्होंने ये भी सोचा कि ये सारे लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया था कि बच्चा चाहिए, इसलिए मैं 10 साल से बच्चे का वेट कर रही थी, कुछ ट्रीटमेंट भी कर रही थी और ये सब अब हो रहा है तो कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो अब बच्चा हो गया है तो आप अपना बच्चा संभालो और मुझे इस सब से मुक्ति दो। तो ऑब्वियसली था कि ये बहुत ही टेम्पररी फेज थी उनकी। तो थोड़ा काउंसलिंग किया उनका 2-3 महीने, कुछ सेशंस हुए, काफी सारा स्ट्रेस उनका हल्का हो गया और फिर से वो पॉजिटिव हो गई। लेकिन इस केस के बाद भी मुझे ये सोचने पे मजबूर मैं हो गई कि नहीं, जो पहले के ज़माने में जो चीज़ें बहुत ही सहजता से या फिर ये होनी है, इस तरह से लोग एक्सेप्ट कर लेते, वो आजकल के ज़माने में ऐसे सर्कमस्टेंस की वजह से शायद नहीं हो रहा है। तो ये 2 केसेस मुझे लगी कि नहीं, मुझे या फिर हमारे डिपार्टमेंट को जो पेरेंट बनना चाहते हैं या फिर जो पेरेंट बनने वाले हैं, उनका थोड़ा-सा मेंटल वेल-बीइंग, इमोशनल वेल-बीइंग के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केसेस काफ़ी हद तक आपको बताएँगे कि why the mental preparation or why the mental well-being is so necessary in such period. It's a very interesting reason that Swapnila ji has given us. There are some other reasons also. Like for example, पहले वाले कैसे होता था कि एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम रहती थी हम सबके साथ। हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ज्यादातर हुआ करते थे। कभी-कभी ग्रैंड पेरेंट्स भी शायद होते थे, सोने की फूल चलते थे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि जो लाइफ ड्यूरेशन है तो वो तो बढ़ रही है, लेकिन इकट्ठा रहना, एक साथ रहना, ये बहुत कम हो गया है। कई सारे उसमें कंपल्शंस है, जॉब्स की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है। तो इसके लिए जो एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम पहले होती थी और कई सारी चीजें उसमें अपने आप में रिजॉल्व हो जाती थी, वो कंडीशन थोड़ी अब नहीं रही है। इमरजेंसी, जैसे हम बोलते हैं कि SOS, सेव आवर सोल मैसेज, तो ये जो हम भेजते थे लोगों को अपने आज इर्द-गिर्द के, तो वो अब नहीं भेज सकते। व्हाट्सएप है, टेक्नोलॉजी का सब हमें साथ है, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या फिर अलेक्सा है, उसके ज़रिए बात कर सकते हैं। लेकिन जो इमीडिएटली एक सूदिंग होना चाहिए, छोटे-छोटे नुस्खे जैसे बताए जाते थे, वो नुस्खे मिलना, टाइम पे मिलना, एक फिजिकल प्रेजेंस होना हमारे इर्द-गिर्द हमारे बुजुर्गों का, ये सब शायद अब बहुत कम होता है। कई रीजंस है उसके, जैसे मैंने बताया। कभी-कभी हम में से भी कई लोगों को एक अपनी प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा जब ज़रूरत लगे तो बुला लेंगे। लेकिन जब इस प्रकार के जो डेलिकेट मोमेंट्स है, प्रेगनेंसी जैसे है या डिलीवरी जैसे है, तो उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है और अगर वो व्यक्ति नहीं है अवेलेबल तो उससे भी एक अकेलापन, थोड़ा एक घबराहट भी महसूस हो सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी स्वप्निला जी ने जैसे बताया कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ है। कई सारे केसेस उनके पास जो आते हैं वो ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स को डिसीजन लेना इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो हम बच्चों के साथ अगर डील करते समय उछालेंगे तो फिर कैसा होगा, या थोड़ा फिलोसॉफिकल भी कुछ लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं कि नहीं अभी क्या करना है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना सब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्यों हम और एक मतलब लिविंग सोल इस प्रकार की दुनिया में लाए। तो एक अपना फिलोसॉफिकल सोच भी कभी-कभी रहता है। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से प्रोलॉन्ग होते हैं डिसीजंस और प्रोलॉन्ग होने की वजह से कुछ फिजिकल लिमिटेशंस आ जाते हैं, फिजिकल चैलेंज की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ सकती है। कभी-कभी थोड़ा सोशल कंपटीशन भी रहता है और ये सब जैसे मैं बता रही हूँ कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है, मानवीय स्वभाव है, ह्यूमन साइक है, जो अपने आप में काम करते रहता है। तो ये कभी-कभी ऐसा कंपटीशन भी रहता है कि अरे इतने सब
लोग किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, तो मैं मेरे बच्चे को कैसा बढ़ाऊंगी, उसके अपने कुछ सपने होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लिपिंग मुझे है। याद आया। हाँ, तो एक बहुत पुराने एक लेखक थे मराठी में, शायद सब कुछ लोगों को याद आए। तो उनको वो बोलते थे कि एक छोटे-छोटे जैसे जिसको मराठी में बोलते हैं नाट्य छटा, यानी एक समरी ड्रामा। तो इस प्रकार के वो लिखते थे और उन्होंने एक ऐसा छोटा समरी ड्रामा लिखा था कि एक जो माँ है अभी-अभी जिसकी डिलीवरी हुई है, अपनी एक छोटी 10-12 दिन की बच्ची है उनकी, तो उसको गोद में लेते हुए वो बहुत सारे फॅन्टसीज करती है, ड्रीम करती है। उसका नाम था चिंगी महिन्याची झाली नाही तोच। यानी अभी तो मेरी बेटी 1 महीने की भी नहीं हुई है, लेकिन मैं उसके साथ क्या-क्या बातें कर रही हूँ। तो इतनी बातें वो करती है कि अरे तुम ऐसे बड़ी हो जाओगी, वो करोगी, मैं तुमको ये दूँगी, वो दूँगी, हम ऐसे फिर घूमने जाएँगे, फिर तुम स्कूल जाओगी, बड़ी होगी। तो चिंगी की शादी होने तक उसकी सब जो फॅन्टसी है वो पहले 12 दिन में ही वो सब सेट हो गई है। ऐसा उस छोटे समरी ड्रामा में दिया था और बहुत ही ह्यूमरस ड्रामा था। लेकिन वास्तव में भी कभी-कभी ऐसा होता है। मेरे ख्याल से एक छोटी-सी क्लिप है हमारे पास। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लिप और खास करके टिपिकल जो हम एशियन पेरेंट्स जो है उसके बारे में वो क्लिप है। इट्स नॉट स्टीरियोटिपिकल, जग भर में ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से वो जो फादर है, वो जो पिताजी है, वो किस प्रकार से अ, सामने आते हैं। देख सकते हैं कि बच्चा कितना छोटा है और पिताजी कह रहे हैं कि इसको तो मिलवॉर्क में जाना चाहिए। मतलब जो एडल्ट बच्चों की जो टीम्स है उसमें उसको मिलना चाहिए एडमिशन। और फिर माँ उनको थोड़ा रियलाइज कराती है कि अरे अभी हमारा बच्चा सिर्फ 6 साल का है और उसके बारे में इसका बेटा ऐसा हो गया, उसका बेटा ऐसा हो गया, सोचना अभी इतना रैशनल नहीं है। लेकिन कई बार इस प्रकार के सोशल कंपटीशन की वजह से हमारे मन के ऊपर ये काफ़ी चीज़ें हावी हो जाती है और खास करके स्वप्निला जी के पास जो पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो उनमें से कई पेरेंट्स को एक डिस्कशन के बाद फिर ये रियलाइजेशन ज़रूर आ जाता है कि अरे हम अलग तरीके से हमारे बच्चों के बारे में सोच सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर बच्चा होने के बारे में डिसीजन लेते समय ही अगर ये सब चीज़ें हमारे मन में क्लैरिटी उनकी आ जाए, तो फिर जो बच्चे की जर्नी है, बच्चे की जो चाइल्डहुड है या उसके जो अपने एक्सपीरियंस है पेरेंट्स के साथ, वो बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। और इसके लिए ये जो ओरिएंटेशन हम ले रहे हैं इसके बारे में या बाद में जो हम प्रोग्राम के बारे में भी बताएँगे, तो वो सब इसके लिए है कि आपके और आपके बच्चे की जो एक को जर्नी है, वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए। कम से कम दिक्कतें उसमें होनी चाहिए, कम से कम स्ट्रेसफुल इवेंट्स होने चाहिए, स्ट्रेसफुल मोमेंट्स आने चाहिए। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा ये बातें बता रहे थे। कौस्तुभ सर, तब तक मैं अपनी एक और बात बताना चाहती हूँ, पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप अलाउ करें तो। हाँ तो मैम, जब प्लीज तक प्लीज। जब तक अनघा ताई नहीं आते तब तक मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस और शेयर करना चाहती हूँ कि क्यों हम चाहते हैं कि पेरेंट्स ये जर्नी कुछ समझ-बूझ के करें। तो पिछले 10 सालों से जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ अपने बच्चों में, जो बच्चे हमारे पास आते हैं, तो 10 साल पहले के जो बच्चे थे या फिर 10 साल के बाद के जो बच्चे हैं, अभी के जनरेशन के, जिसको हम लोग जनरेशन अल्फा बोलते हैं। तब जॉय जिसे हम बोलते हैं उसको। हाँ, जी। स्वप्निला जी? हाँ, ताई, जब तक आप आ हाँ, नहीं रहे थे तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी कि कुछ अच्छा, चेंजेस, हाँ जी, कुछ चेंजेस भी हो गए हैं ये जनरेशन के बच्चों में, गुड। जो पहले के जनरेशन के बच्चों में नहीं थे शायद। यानी कि ये जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट जनरेशन है, बहुत एक्टिव जनरेशन है। दे हैव वेरी एनर्जेटिक फ्लो इन देयर ओन बॉडी। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि बच्चे को मैनेज ही नहीं कर पाते हम लोग। तो पहले कैसे मैनेज कर लेते थे हमारे मम्मी-डैडी, तो आजकल के बच्चों को हम लोग क्यों नहीं मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि आजकल के बच्चों में थोड़े बदलाव हो गए हैं।
उनमें वो ज़्यादा स्मार्ट हो गए, दे आर मोर ओपन एक्सप्लोर फॉर द मीडिया। उनकी जो एक्सप्लोरेशन है, उनके आजू-बाजू का एनवायरनमेंट जो है, वो एनवायरनमेंट और 10-15 साल पहले का एनवायरनमेंट, इसमें बहुत सारे फ़र्क आ चुके हैं। तो जो स्ट्रेसफुलनेस ताई अभी बता रहे थे आप सबको कि स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल है, तो जैसे बड़े लोगों की स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल है, उसी तरह से बच्चों की भी लाइफ़स्टाइल काफ़ी स्ट्रेसफुल है। हमें ये समझ में नहीं आता कभी-कभी कि बच्चों के क्या स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन बच्चों के भी स्ट्रेस होते हैं और वो स्ट्रेस हम बड़े लोगों की दुनिया के स्ट्रेस नहीं होते। तो अनघा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आनंदी के बारे में, क्या मैं शेयर कर सकती हूँ एक केस को? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो एक केस अभी 2 महीने पहले ही मेरे पास आया था एक 7 साल की बच्ची का। तो वो 7 साल की बच्ची एक जॉइंट फैमिली में से थी और उनके घर में उनके चाचा-चाची, दादा-दादी और एक बड़ी बहन उसकी जो 6th स्टैंडर्ड में थी और वो खुद बच्चे और उसके मम्मी-पापा इस तरह से। तो वो मेरे पास जब आए थे तब उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से, ढाई महीने से वो स्कूल नहीं जा रही है और स्कूल जाने के नाम से वो रोती रहती है और बहाने बनाती है। तो जैसे हम लोगों का यूजुअल प्रोसेस रहता है वैसे हम लोगों ने मैंने उसके साथ काफ़ी सारी बातें की, खेला और उसके बाद में ये पता चला कि एक दिन जब वो स्कूल में गई थी, 2 महीने पहले, तो वो मम्मी से बहुत अटैच थी, मम्मी-पापा से। दो दे आर इन जॉइंट फैमिली, शी इज़ वेरी अटैच्ड विथ हर मम्मी-पापा। तो कुछ काम की वजह से उसके मम्मी-पापा को गाँव जाना पड़ा और तभी स्कूल में गई थी, तो उसको पता नहीं था कि वो गाँव जाने वाले हैं। तो उसकी माँ ने उसकी जो छोटी दूसरी बच्ची है उसको बताया, उसकी सास को बताया और वो लोग 1 दिन बाद आने वाले थे, मतलब उस रात को वो आने वाले नहीं थे। तो जब वो गाँव चले गए तो ये बच्ची जब स्कूल में से घर आई तो उसने पहले मम्मी को पुकारा, मम्मी कहीं दिखी नहीं, पापा को पुकारा, पापा कहीं दिखे नहीं, तो दादी के पास गई तो दादी ने बताया कि वो लोग अभी घर में नहीं है। तो वो थोड़ी देर राह देखती रही और उसके बाद में ये इंसिडेंट हुआ कि उसकी जो बड़ी बहन थी, उसने ये उसको बताया कि तुझे पता नहीं, तेरे मम्मी-पापा तो छोड़ के चले गए तुझे। तो शायद से वो कुछ मज़ाक बना रही थी उसका या फिर छेड़ रही थी उसको। लेकिन उस बच्ची को उस बारे में उसने जो मज़ाक में वो बताया, वो उसने इतना सीरियसली लिया कि वो एकदम से चुप हो गई उस दिन। शायद से उसने ये सोचा होगा कि रात को मम्मी आएगी तो दीदी मज़ाक कर रही है, लेकिन उस रात को भी वो नहीं आई मम्मी-पापा और किसी ने उसको ये बताया ही नहीं कि वो दूसरे दिन आ रहे हैं। तो पूरी रात वो दादी के पास जागती रही और ये सोचती रही कि उसके मम्मी-पापा कभी वापस नहीं आएँगे। और इस बारे में सोचते-सोचते उस बच्ची ने शायद से उसके मन में कोई स्ट्रेस बढ़ गया तो उसने उस दिन से स्कूल जाना बंद कर दिया। तो जब काउंसलिंग शुरू हुई तो ये स्ट्रेस के बारे में जब हमने बताया तो पहले तो उनके पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करवाना पड़ा कि बच्चों को भी स्ट्रेस हो सकता है। तो वो स्कूल जाए इसलिए उन्होंने बहुत उसको मारा, पीटा, उसको घर के बाहर खड़ा कर दिया, रोती रही फिर भी उसको स्कूल में छोड़ के आ गए, बहुत सारे उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने ये इस बारे में सोचा ही नहीं कि आखिर उसके मन में ये स्ट्रेस आया कहाँ से? तो जैसे पेरेंटिंग पेरेंट्स को स्ट्रेस हो सकता है, वैसे बच्चों को भी स्ट्रेस हो सकता है और किस उम्र के बच्चों के साथ किस तरह से हैंडल करना चाहिए बच्चों को, उसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है और ये सारी चीज़ें अगर हम लोगों ने बच्चा आने के बाद या बच्चा आने से उस वक़्त से ही सीखना शुरू किया, तो शायद हमें ऐसी बातों को अच्छी तरह से हैंडल करना आ सकता है। ओवर टू यू ताई। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि बच्चा आना एक अपने आप में बहुत ही जॉयफुल मोमेंट है। इनर हैप्पीनेस है कि हम किसी का नर्चर कर रहे हैं, किसी के लिए हम अपना खून-पसीना दे रहे हैं। मैंने एक रिसर्च पढ़ा था
अभी रिसर्च की बात हुई थी मेरा परिचय कराते समय, तो एक रिसर्च पढ़ा था जिसमें कई जो मदर्स थे उनको पूछा गया था जो उनके बच्चे 10-12 साल के होंगे, तो उन सब माँओं को पूछा गया था कि आपको कैसा लगता है माँ होना? तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छा लगता है और इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग कि हम इनको पढ़ा रहे हैं, इनको नर्चर कर रहे हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन जब उनको पूछा गया कि अ, बच्चा होने के इमीडिएटली बाद पहले 6, 7, 8 महीने जो आपके थे वो कैसे थे? उस समय आपकी इमोशंस कैसी थी? तो 90% जो मदर्स थी उन्होंने बताया कि इट वाज़ वेरी पेनफुल, बहुत स्ट्रेस था हमको और वी वर नॉट हैप्पी, हमको नींद नहीं मिल रही थी, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। कभी-कभी ऐसा लगा कि कौन-सी चीज़ ये मन में आई और ये डिसीजन ले लिया। लेकिन 10 साल बाद डाउन द लाइन जो भी उन्होंने उस समय सब एक्सपीरियंस किया था, उसके बारे में दे वर रियली हैप्पी अबाउट इट, यू नो? तो ये जो इनर हैप्पीनेस है, ये धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है, बनता चला जाता है। कभी-कभी जो मतलब जो उस समय के जो पेन्स रहते हैं, वो बाद में प्राइज़ में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये गोल्डन शेड है पेरेंटिंग की। जैसे खेती करते समय होता है कभी-कभी कि बीज बोते समय कई सारे पेन्स लेने पड़ते हैं जो अ, फार्मर होते हैं उनको इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं लेकिन जब वो हाँ, मतलब हलहलाता हुआ सब जब खेत हरा-भरा होके सामने आता है तो उनको कितना उसका आनंद होता होगा, कितनी खुशी होती होगी। और उसके साथ एक सोशल एक्सेप्टेंस भी रहता है कि अरे हाँ, हम पेरेंट बन गए हैं, हमारे जैसे कई लोग हमारे आजू-बाजू है, उनसे हम सीख सकते हैं, उनके साथ हम हमारी पेरेंटिंग के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। हमारा एक अपना फैमिली थ्रेड रहता है, उसके बारे में भी हमको एक मतलब खुशी रहती है कि हाँ, फैमिली थ्रेड हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं स्पेशली यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी हो, बच्ची हो या बच्चा हो, मतलब लड़की या लड़का, कोई भी हो तो भी ये फैमिली थ्रेड आगे बढ़ता ही है, क्योंकि हमारे जो जीन्स है वो उनमें हम ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए ये एक हैप्पीनेस का मोमेंट रहता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने खुद के बचपन को फिर से जी लेते हैं। जब बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं तो हम रिलेट करते हैं कि अरे मैं जब बच्ची थी, मैं छोटी थी, मैं ऐसा करती थी, वैसा करती थी। अब ये मुझे मेरे बेटे में, मेरे बेटी में दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया, बहुत सूदिंग और बहुत एनकरेजिंग फीलिंग रहता है। और जो लास्ट का पॉइंट है आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्यूचर सिक्योरिटी, बस यहाँ पे लिखा है एक इमोशनल फीलिंग रहता है सिक्योरिटी का। कभी वो फुलफिल होगा, कभी अपने परसेप्शन के तरह नहीं होगा, लेकिन उसका ज़्यादा मायना मेरे ख्याल से हम जब पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो नहीं रखते हैं, कि जैसे मराठी में हम बोलते हैं म्हातारपणाची काठी। तो अभी ये चीज़ें थोड़ी कम होने लगी हैं क्योंकि मतलब जो सीनियर्स हैं वो भी अपने आप में सेल्फ अ, आत्मनिर्भर होते हैं अपना सब फ्यूचर सिक्योर करने के लिए और कम डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी रहती है। तो इमोशनल सिक्योरिटी जो है हमारे फ्यूचर की उसके बारे में हम ज़रूर खुश रहते हैं जब पेरेंट बनते हैं तो। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ ग्रे शेड्स है। तो मेरे ख्याल से स्वप्निला जी ग्रे शेड्स के बारे में आप ज़्यादा बता सकेंगे क्योंकि आपके पास ये ग्रे शेड्स लेके कई सारे पेरेंट्स आते हैं, है ना? जी, जी। तो जैसे पहले हमने बोला था कि जो केस मैंने आपसे बात की थी उसमें जो स्ट्रेस हुआ था अम, उस लड़की को या फिर उस मैडम को, तो पहली चीज़ तो ये है कि जब आप डिलीवरी या प्रेगनेंसी या फिर पोस्टनेटल मतलब बच्चा होने के बाद के कुछ महीने, कुछ साल आपका पूरा जो जीवन है, वो किसी और बच्चे की या फिर किसी और के इर्द-गिर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है कि शायद से जब बच्चा नहीं था या फिर आप प्रेग्नेंट नहीं थे या फिर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी, तब आपका कोई और रूटीन था, जो शायद आप अपने तरीके से या अपनी कन्वीनियंस के साथ आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो आपकी पूरी रूटीन जो है वो बच्चे के इर्द-गिर्द घूमने लगती है, तो उसका उठना, उसका सोना, उसका खाना-पीना, उसकी सारी बाकी की केयर, इसके ही इर्द-गिर्द आपकी पूरी लाइफ घूमने लगती है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जिसके बारे में हम लोग शायद सोचते नहीं या फिर
लड़कियों को ये सोचने का आजकल टाइम नहीं मिलता कि कौन सी चीजों में छोटी-छोटी चीजें, जैसे मुझे रात को जगने की बहुत आदत है। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चा पूरा दिन आपको इतना तंग करता है कि आपको रात को 9 साढ़े 9 बजे ही नींद आने लगती है। तो पूरा आपका रूटीन नींद का चेंज हो गया। या फिर आपको उठते समय मतलब सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, 8 साढ़े 8 बजे की आपकी नींद खुलती है। लेकिन बच्चा जो है तो 5 बजे ही उठ के खड़ा मतलब जगने लगता है, तो आपकी भी नींद उसकी हिसाब से चेंज होने लगती है। और ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ जो है, वो आपकी रूटीन को पूरी तरह से बदल देते हैं। ये सारे डेली रूटीन की कॉम्प्रोमाइज़ेज़ की वजह से आपको फिज़िकल और इमोशनल स्ट्रेचिंग बहुत करनी पड़ती है, कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। मतलब मेरे पास ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंसेस है कि फादर्स या मदर्स दे वांट टू गो फॉर वॉशरूम्स, लेकिन जा नहीं पाते वॉशरूम को, क्योंकि बच्चा खेल रहा होता है। आजकल ऐसा है कि बहुत सारे घर हैं, जो फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर है। तो न्यूक्लियर फैमिलीज में ऐसा होता है कि पहले 2-3 महीने तक आपकी सपोर्ट सिस्टम रहती है, बच्चा आने के बाद। या फिर डिलीवरी में भी लास्ट के 2-3 महीने में आपके साथ में सपोर्ट सिस्टम होती है, लेकिन बाकी समय आप दोनों को ही निकालना है, आपको ही निकालना है। तो मेरी ऐसी काफ़ी सारी क्लाइंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो अकेली है, 1 साल का बच्चा है, उसको मैं रखूँगी और वॉशरूम के लिए कैसे जाऊँगी? So see, this is a very overstretching of physical एनर्जी। या फिर ऐसा हो सकता है कि बच्चे की जो उठने और जागने की जो सिस्टम है, वो बहुत अलग है जो आपकी नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरी रात जगते हैं और वो सुबह सोते हैं 6 बजे, साढ़े 5 बजे, तो आप पूरी रात जाग रहे हैं। तो इसकी अगर आपको आदत नहीं है, ऑब्वियसली आदत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रेचिंग हो सकती है। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आपकी डिलीवरी, प्रेगनेंसी, पोस्टनेटल कंडीशंस में आपके साथ होते हैं। तो काफ़ी सारे इमोशनल एनर्जीज़ भी आपकी उसमें खर्च हो जाती है, कि बच्चा रो रहा है, तो मैं उसको किस तरह से सँभालूँ? तो ऐसे रोने वाली माँएँ भी मुझे पता है। कि 1-1 2-2 घंटे बच्चे रो रहे हैं और मैं उसको शांत नहीं कर पा रही हूँ। या फिर मैं ही अकेली क्यों? या फिर फादर्स का ऐसा रहता है कि यार मैं इतना थक के आया हूँ, ऑफिस में इतने सारे स्ट्रेसेस हैं और घर में आऊँ तो भी वाइफ को मेरे लिए टाइम नहीं है। तो ये सारी इमोशनल जिसको हम बोलते हैं कि कंडीशंस जिसका आपको सामना करना पड़ता है। चेंजेस इन प्रायोरिटीज़ ऑब्वियसली हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होता है कि प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, अपने फाइनेंस की। मैं अपनी खुद की एक बता देती हूँ कि मुझे फ़िल्में देखना बहुत पसंद है, लेकिन बच्चे हो जाने के बाद उनको स्क्रीन की आदत ना लगे, इसके लिए मैंने अपनी फ़िल्में देखने की आदत को छोड़ दिया और 10 साल में मैंने सिर्फ़ एक ही मूवी देखी है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा फ़र्क है ये, प्रायोरिटी ही पूरी चेंज हो गई। या फिर कुछ चीज़ों में ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियली जो आपके पहले के एसेट्स थे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स थी, उसको आपको चेंज करना पड़े। आपको शायद कोई अच्छी नौकरी ढूँढनी पड़े, आपको अपने इनकम्स बढ़ाने पड़े, तो ये सारी चीज़ों के साथ भी आपको एडजस्ट होना पड़ता है। और इतना सब कुछ जब हम करते हैं, तो हम सोचते हैं कि जिनके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, तो वो हमारी सुनें, हमसे अच्छे से बर्ताव करें या फिर बहुत गुड़ी-गुड़ी बच्चे बन के रहें। और 2 साल के बाद आपको ये अनुभव हो जाता है कि अरे! ये मेरा प्यारा-सा, छोटू-सा, नन्हा-सा बच्चा या बच्ची एकदम से डिमांड कैसे बन गया? वो मेरी सुनता नहीं है, मेरी किसी भी बात को मानता नहीं है, सिर्फ़ इधर-उधर भागता रहता है या भागती रहती है, कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। तो हमने इस तरह से बच्चों के बारे में कभी सोचा नहीं होता है।
हम जब सोचते हैं बच्चों के बारे में तो हम हमेशा किसी ड्रीमी या सपने के बारे में सोचते हैं कि बच्चा कैसा होना चाहिए या कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें पेरेंटिंग में काफी सारी हद तक अ, सोचनी पड़ेंगी या फिर उसको उसका एहसास रखना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। सो अभी आपने देखा इस फिल्म में कि एक युवा इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फादर। तो जब तक वो एक सिर्फ पति था, अब वो पिता बनने जा रहा है। तो सिर्फ एक प का उसका जो स्टेटस है, यानी प का पी हो गया, तो उसको कितनी सारी कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ रही है और वो बहुत खुशी से कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यही इसकी ब्यूटी है कि जो भी हमको ये डिसीजन लेना है पेरेंटिंग का, वो बहुत कॉशियसली लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। और ये कॉशियसली और सोच समझ के लेना जो है, तो इसके लिए जो पति पत्नी है उनमें एक बहुत हार्टी डायलॉग होना, एक ओपन डायलॉग होना जरूरी है। उसको नर्चर करना पड़ता है। ऐसे डायलॉग अपने आप में नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये बच्चा, अगर हमें बच्चा चाहिए तो किस प्रकार से हम उसका जिम्मेदारी निभा सकेंगे, इसके लिए हम दोनों को क्या क्या कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये जो कंट्रीब्यूट करना है वो दिल से करना है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एमओयू नहीं है जो जैसे लीगल बातों में हम कहते हैं कि ये रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब ऐसे फिक्स्ड है, अब एक बार ये फिक्स हो गई तो अब नहीं बदलेंगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, ओपन रहना पड़ता है और इसके बारे में एक दूसरे के ऊपर बिलीव करना, फेथ रखना एक दूसरे में, उसके लिए ये डायलॉग बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। अब ये दोनों तो कर सकते हैं, पति और पत्नी कर सकते हैं माँ और पिता बनने के लिए, लेकिन इसके लिए उनको कई सारे चैनल्स से सीखना पड़ेगा कि ये कैसे करें। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि नेचुरली पेरेंट बनना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। वो भी, उसके लिए भी एडजस्ट करना पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है पेरेंट बनने की, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत होती है, जो हम कई बार अपने एल्डर्स से लेते हैं, उनके सुझाव हमें मिलते हैं। कई बार एक ट्रेडिशनल विजडम रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे चला आया है, ये सब करना पड़ता है। तो ये सब हम जब खुली आंखों से देखते हैं तो उससे भी हम कई चीजें सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, काफी सारा लिटरेचर उसके ऊपर अवेलेबल है, उसमें से हम कुछ चीजें सीख सकते हैं। कई बार हम एक्सपर्ट से भी ओपिनियन लेते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट भी कई मुझे ऐसे मालूम है, जैसे कि डॉक्टर कौस्तुभ बोंद्रे और उनकी पत्नी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स हमारे इनसाइट्स में ज्यादा एक क्वालिटी एडिशन करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। और उसके साथ साथ हमें लगता है कि एक साइको एजुकेशन भी होना बहुत जरूरी है। और जैसे मेडिकल एक्सपर्ट्स रहते हैं, उसी प्रकार से साइकोलॉजी में काम करने वाले, बच्चों के साइकोलॉजी के बारे में, पेरेंट्स के साइकोलॉजी के बारे में काम करने वाले जो लोग हैं हम जैसे, कि जो कई प्रकार के लोगों को देखते हैं और उनमें से कुछ कुछ जो हमारे निचोड़े हुए ऑब्जर्वेशंस हैं, वो आपके साथ जब शेयर करते हैं तो एक थॉट प्रोसेस शुरू होती। साइको एजुकेशन का मतलब ही ऐसा है कि ये एक थिंकिंग प्रोसेस स्टिमुलेट करने वाली प्रोसेस है। इसमें कुछ चीजें ऐसी नहीं है कि आप प्रिस्क्राइब करते हैं कि हाँ आप ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, नहीं। लेकिन क्या हो सकता है इसके बारे में आप किस प्रकार से सोच सकते हैं, किस प्रकार से खुद के इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, किस प्रकार के आपके बच्चों के परिवेश के बारे में खुद डिसीजंस ले सकते हैं, इसके बारे में अवगत कराना और एक आपको थोड़ी सी आपकी जो एक छोटी सी दुनिया है, उस दुनिया से बाहर क्या क्या हो रहा है माँ पिता होने के संबंध में, इसके बारे में आपको अवेयर करना, ये हमारी ड्यूटी होती है। तो इसी के लिए स्वप्निला जी, आप अगली वाली स्लाइड अगर देंगे जी। इसी के लिए एक ये छोटा प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं डॉक्टर कौस्तुभ जी के कोलैबोरेशन में, और उसका जो नाम हमने रखा है वो भी पालक मिति रखा है। मिति का मतलब है डायमेंशंस। अभी हमने देखा है डिस्कशन में कि पेरेंटिंग के कितने सारे डायमेंशंस, अब इतने सब डायमेंशंस है तो उसको छोटा छोटा
एक जैसे झलक उसकी अगर हमें मिल जाए, तो फिर मेरे ख्याल से ये जो जर्नी है आपका पेरेंटिंग का, ये बहुत सुहावना हो जाएगा। और तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कंबाइंड प्रोग्राम है, स्पेशली डिजाइन फॉर द वुड बी पेरेंट्स, वांट टू बी पेरेंट्स। ज्ञान प्रबोधिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, जैसे डॉक्टर कौस्तुभ जी ने बताया, बहुत ही यूनिक इंस्टीट्यूशन है जो पिछले 40 से ज्यादा सालों से साइकोलॉजी के क्षेत्र में डेडिकेटेडली काम कर रही है। तो ये और मातृत्व, ऐसे दोनों का इकट्ठा कोलैबोरेशन इस प्रोग्राम में होगा। इसमें 15 सेशंस की चेन है, जो हर सैटरडे को हम एक-एक उसका जो कड़ी है उसको आपके सामने रखेंगे। ये जो 15 सेशंस है, ये कपल के लिए है, यानी जो रजिस्ट्रेशन होगा ये कपल के लिए होगा और दोनों के लिए इकट्ठा रजिस्ट्रेशन है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसको मतलब सुन सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें से 3 सेपरेट जो है वो सिर्फ फादर्स के लिए होंगे, और फिर उनके साथ अगर दादाजी हो तो भी इट्स वेलकम। यानी जो मेल मेंबर्स है फैमिली के, उनके लिए 3 सेशंस होंगे। 9 सेशंस एक्सक्लूसिवली सिर्फ वांट टू बी मदर्स के लिए होंगे। और जैसे मैंने बताया, उसमें अगर उनकी माँ या सास जी या कोई ऐसी फीमेल जो सपोर्ट सिस्टम की आपकी मेंबर है, तो वो भी सहभाग ले सकती है। और 3 सेशंस दोनों के लिए कॉमन होगी, जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अपनी जो भावनिक स्वस्थता है, वैचारिक स्वस्थता है, जो भी इस पीरियड में हमको थोड़ा बहुत स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है, वो किस प्रकार से मैनेज किया जाए। अभी जो चीजें हमने बताई है कि ये प्रिपरेशन कैसे किया जाए, छोटे छोटे नुस्खे हैं डूज एंड डोंट्स के। तो ये अभी तो सब बताना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। खास करके बच्चों के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, क्योंकि इसके बारे में कई सारी एंजाइटीज रहती है मन में कि क्या ये सही है, नहीं है, बच्चा ये कर रहा है तो क्या वो अपने उम्र के हिसाब से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में कई सारे बिलीव्स रहते हैं, कई मिथ्स रहते हैं, कई मिसकंसेप्शंस रहती है, या ओवर एक्सपेक्टेशंस रहती है। ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में हम खुल के बात करेंगे। और इसके साथ 3 काउंसलिंग सेशंस भी होंगे, जिनको जरूरत है। कुछ लोगों को ज्यादा जरूरत होगी तो वो ऑनलाइन मोड पे काउंसलिंग सेशंस का भी लाभ उठा सकते हैं। इसके जो बाकी डिटेल्स है, शायद कौस्तुभ जी बाद में आप सबको अवगत कराएंगे। लेकिन ये एक ऐसा बहुत यूनिक प्रोग्राम है जो कौस्तुभ जी के आइडिया पे हमने बिल्ड किया है। तो आई शुड एक्चुअली बी वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर कौस्तुभ फॉर ट्रिगरिंग दिस आइडिया इन आवर माइंड्स। क्योंकि अभी तक तो हम ज्यादातर जो बच्चे हैं उनके माता पिताओं के बारे में सोच रहे थे, उनके साथ काम कर रहे थे। लेकिन अब ये पहली बारी होगी कि जब, और स्वप्निला जी ने जैसे बताया कि उनके मन में भी ये आइडिया था, क्योंकि उनके पास जब पेरेंट्स आते हैं समस्याएं लेके, तो वो सोचती है कि अरे ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, ये तो अगर आपको पहले मालूम होता तो शायद आपको इधर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसके लिए स्वप्निला जी ने भी ये एक सपना देखा था कि इस प्रकार का प्रोग्राम हम जरूर बनाएंगे, जिससे कि इस पॉपुलेशन को ज्यादा बेनिफिट हो। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं। ओवर टू यू कौस्तुभ जी। एक छोटी पोएम है, उसके बारे में सिर्फ मैं जिक्र करूंगी। खलील जिब्रान हैज बीन अ वेरी रिनाउंड पोएट, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया पोएम लिखी है, बहुत लंबी कविता है। उसके सिर्फ 2 या 3 ही लाइनें हम यहाँ पे उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि खलील जिब्रान कहते हैं कि आपके बच्चे है ही नहीं। They are the sons and daughters of life's longing for itself। तो लाइफ है वो तो अपने आप में एक जीवन है, जीवन की जो एक लॉन्गिंग है उसके वो प्रतिनिधि है। वो आपसे आते हैं, दे कम थ्रू यू, वो आपके शरीर से निकलते हैं, लेकिन वो आपकी सत्ता नहीं, आपकी संपत्ति नहीं है, वो आपको बिलोंग नहीं करते, क्योंकि उतने अपनी एक आइडेंटिटी उनको बाद में बनानी है। और उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए आप पेरेंट्स के दृष्टिकोण से किस प्रकार से खुद को भी बदले, खुद को भी एक ग्रोइंग प्लेटफॉर्म दे। क्योंकि पेरेंट्स होने के बाद हम अपने आप में भी इतना बदलाव महसूस करते हैं। तो ये बदलाव पॉजिटिव लाइंस पे कैसा हो, म्यूचुअली बेनिफिटिंग आपको और आपके अगले जनरेशन को कैसा हो, इन सभी के बारे में इनसे
सेशंस में हम सोचने वाले हैं. Thank you very much for giving both of us this platform, Dr. Kaustubh. I give a full stop to my talk here and over to you for the summing up instructions. Thank you so much. And thank you to the audience for, listening to us very patiently for a lot of time. I think that's definitely has triggered many questions and thoughts in your mind. We will be more than happy to receive whatever you have thought throughout this discussion. It can help us to, build more in the content that we want to offer you. Thank you so much. नगाताई एंड स्वप्निला जी, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे ऑडियंस के लिए और आप हम सब के लिए उन्होंने वक्त निकाला और ये जो स्लाइड्स थे उसके द्वारा हमको साइकोलॉजी के मतलब वो जो होता है कि मैं वही सोच रहा था सब सुनते वक्त कि बचपन से हम जो बड़े हुए तो हमको ऐसा लगता है तो हम तो ऐसे ही बड़े हो गए, इतना हमने भी सोचा नहीं, शायद हमारे माता पिता ने भी इतना कुछ सोचा नहीं होगा. लेकिन आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप आपके बच्चों को कितना भी उनके लिए करे, कितना भी उनके लिए उनको कुछ खिलौने दोगे, कुछ भी दोगे, उनको कुछ भी बोलोगे, कुछ भी सिखाने की कोशिश करोगे, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद आगे चल के शायद उनको ये याद ना रहे कि आपने उनको क्या दिया या क्या आपने उनसे क्या बातें की, लेकिन आपने उनको कैसा फील कराया, ये वो बच्चा कभी नहीं भूलता है. तो आप उसको कैसा फील कराते हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साइकोलॉजी का एक दृष्टिकोण है कि जहां पे जब आप डिसाइड करते हो कि आपको बच्चा चाहिए और फिर उस दिशा में आपके डिसीजन, आपका लाइफ ढालने लगते हो, तो ये गाइडेंस अगर आपको मिल जाता है दोनों को और आपके घर वालों को भी, तो पालक नीति ये जो प्रोग्राम है जो डिजाइन किया गया है अनघाताई और उनकी टीम की तरफ से, तो ये पालक नीति का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में ऐसे इनपुट्स है कि जो आपको एक अवेयर पेरेंट बनाएंगे. तो ये आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ तो अच्छा रहेगा ही, आपका ये जो प्रेगनेंसी और पेरेंटहुड का जर्नी है ये तो अच्छा होगा ही, लेकिन उसके साथ हम ये भी गारंटी हमको मिलता है कि जो बच्चा होगा वो भी साइकोलॉजिकली ज्यादा हेल्दी होगा और आपका और उसका नाता भी बहुत अच्छा बनेगा. तो मैं अनघाताई और स्वप्निला जी दोनों को भी धन्यवाद देता हूं हम सबकी तरफ से. सब ऑडियंस को भी धन्यवाद कि आपने आपका वक्त दिया. आखिर में मैं आपको 2 ही चीजें बोलूंगा कि एक कविता ऐसे कहते थे कि जाने खुदा को ये ख्याल कैसे आया होगा जो उसने माँ बाप को बनाया होगा. वो वही सोचेगा, आपका बच्चा यही सोचेगा कि मेरे कुछ मांगने से पहले इनको ये समझ आया कैसे होगा. तो मुझे लगता है कि आप इसी तरह सोच के आपके बच्चे के लिए भी सोच के डेफिनेटली इस प्रोग्राम का आप फायदा लेंगे जो पालक नीति डिजाइन किया गया है. तो इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मातृत्वम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको हमारी तरफ से भी कांटेक्ट किया जाएगा इसके बारे में बताने के लिए. और आज का ये वेबिनार हम यहाँ यही रोकते हैं. अनघाताई, थैंक यू अ लॉट. स्वप्निला ताई, आपको भी हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद और मातृत्वम की तरफ से आप सबको थैंक यू. यस, थैंक यू सो मच सर. कुछ सवाल या कुछ किसी को अगर पूछना हो तो 1-2 मिनट हम लोग वेट कर सकते हैं या कुछ नहीं है? Yes, अगर किसी को कुछ भी सवाल है तो आप Q&A बॉक्स में पुटअप कीजिए. इस सेशन की जो स्लाइड्स है, जो भी मटेरियल है, वीडियोस है, ये सब आपसे शेयर किया जाएगा. और अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ पूछना है अनघा जी को या स्वप्निला ताई को तो आप बताइए. Q&A बॉक्स में आप आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं. सो हम कुछ देर वेट करेंगे. अगर आपके कुछ सवाल है तो इसको यहीं पे जवाब दिया जाएगा. अदरवाइज अगर वैसे भी है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. हम आपके पास हमारे तरफ से जवाब लेके आ जाएंगे. So any questions? Please use the Q&A box. Am I audible? Yes, you are audible. Please go ahead. Yeah. Good evening, everybody. I'm Dr. Prajakta Mene. Currently, I'm practicing at Hingoli, Maharashtra. So I just want to ask our Matrutvam portal if the newly married couple or whom
are willing for conception or whatever they are needed, how to approach? Okay, so if you are saying Hello? that if I get your question Huh? right, uh, if such couple who is recently married or they are planning to have kids, so they can visit our portal www.matrutvam.com, and there is phone number, there is email ID. You can reach out to us. आप कोई भी पोर्टल कोई भी तरीके से हमारे पास आ जाइए, तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी जो सहायता हमसे हो सकती है वो पूरी सहायता करेंगे. Okay. Yeah. And very Thank nice explanation and very nice introduction. Ki what is Matrutvam and what the need today we have of Matrutvam is really very nice. Both of our ma'am had explained so much issues. Thank you so much.